हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ आदिल एंड आई वेलकम यू ऑन आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म वेद साइंस। सो बच्चों, हमने अपने हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने पढ़ा है, सबसे पहले जो हमने इनिशिएट किया था, हमने अंडरस्टैंड करना शुरू करा किस चीज़ के थ्रू हमने अंडरस्टैंड करना शुरू करा, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में। सबसे पहले हमने स्टडी करी, हमने क्या समझा वहाँ पर, हमने लाइट रिएक्शन को समझा। लाइट रिएक्शन में फिर हमने क्या क्या समझा, हमने फिर जेड स्कीम को समझा, केमोस्मोटिक हाइपोथेसिस को समझा, और फाइनली फिर हमने क्या समझा, एटीपी की सिंथेसाइजेशन समझा। फिर उसके बाद हम जब ग्लूकोज रेडी हो गई तो फिर ग्लूकोज का रेस्पिरेशन हुआ, ब्रेक डाउन हुआ उस ग्लूकोज का टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म एनर्जी। तो उसके लिए हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा। फिर हमने उसी दौरान हमने फॉस्फोराइलेशन को भी पढ़ा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी पढ़ा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन भी पढ़ा। क्योंकि बच्चों ये जो फॉस्फोराइलेशन है ना, ये आपको जब जब आप बायोलॉजी पढ़ते चलेंगे, हायर एंड बायोलॉजी को समझते चलेंगे, वहां पर इसका एप्लीकेशन रेगुलरली आपको मिलता जाएगा, आता चला जाएगा। इसीलिए बच्चों ऑक्सीडेटिव लेवल फॉस्फोराइलेशन एंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आई होप कि आपको अगर ये इसमें कुछ भी कंफ्यूजन है या कुछ भी इश्यूज है तो आप हमारे पिछले वीडियोस में जाकर के आप चेक कर सकते हैं, आपको जरूर फायदा मिलेगा। तो आज जो ये वीडियो बनाने का जो हमारा मकसद है बच्चों, जो आज जो हम इकट्ठा हुए हैं, आज जो हम एक साथ एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वो मकसद है ग्लाइकोलाइसिस के बाद का हिस्सा। रेस्पिरेशन हम पढ़ रहे थे, रेस्पिरेशन में फर्स्ट पोर्शन ग्लाइकोलाइसिस, जब ग्लूकोज से पायरुवेट बना लिया गया, उस पूरी कंप्लीट साइकिल को हमने स्टडी कर लिया, हमने समझ लिया। लेकिन अभी एरोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा हिस्सा क्रेब्स साइकिल, जिसमें एक्चुअल फिर कुछ जीटीपी और एनएडीपीएच और एफएडीएच2 फॉर्म होती है, वो अभी आप साइकिल में देखोगे। ठीक है, तो वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी जो हम फिलहाल पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। आज जो अभी हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन की एबंडेंसी होगी और एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, तब जाके कहीं क्रेब्स साइकिल चलेगा। याद रहे कि एक क्रेब्स साइकिल की ये कंडीशन है, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही चलती है। क्रेब्स साइकिल को आप एरोबिक रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट कह सकते हैं, मेजर पार्ट कह सकते हैं। आफ्टर व्हाट, क्योंकि देखिए ग्लाइकोलाइसिस जो है, चाहे एरोबिक हो चाहे एनएरोबिक हो, ग्लाइकोलाइसिस तो होनी है। 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स को टूट करके 3 कार्बन मॉलिक्यूल के पायरुवेट में कन्वर्ट तो होना ही होना है, जो कि साइटोसोल में हो रही थी, है ना, सेल के साइटोसोल के अंदर हो रही थी। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, साइटोसोल के बाद, उसके बाद जब पायरुवेट में कन्वर्ट हो गई है ग्लूकोज, तो उस ग्लूकोज का फर्दर अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, अगर ऑक्सीजन की एबंडेंसी होगी तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। अगर ऑक्सीजन की एबंडेंसी है, अगर ऑक्सीजन की एबंडेंसी है तो फिर वो पायरुवेट क्रेब्स साइकिल पर जा सकता है। लेकिन अभी मैं आपको एक और स्टेप समझाऊंगा कि जब ऑक्सीजन की एबंडेंसी तो है लेकिन एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है, है ना, आप लेटे हुए हो, आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो क्रेब्स साइकिल नहीं होगा। फिर तब उस पायरुवेट का फेट, उस पायरुवेट की किस्मत क्या होगी कि वो किस में चली जाएगी, फैटी एसिड सिंथेसिस में चली जाएगी। तो लेकिन अगर एटीपी की रिक्वायरमेंट है, आपको, आप थके हुए हैं, आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए, मेटाबॉलिज्म आप कर रहे हो, आपको एनर्जी चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्रेब्स साइकिल आपकी बॉडी में, आपके सेल के अंदर में क्रेब्स साइकिल चलेगा। क्रेब्स साइकिल बेसिकली बच्चों होता कहां है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो आज हम पढ़ने वाले हैं क्रेब्स साइकिल, ये होता कहां है बच्चों, ये दिस हैपेंस टू बी इन दी मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इन दी सेल। यहां तक एक बेसिक आइडिया आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो अल्टीमेटली जब हम क्रेब्स साइकिल को पढ़ेंगे ना, तो बच्चों उससे पहले कुछ टर्म्स आएंगे जिसको हमें समझना जरूरी है ताकि हम क्रेब्स साइकिल को बहुत अच्छे से समझ सकें। तो एज यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड कि अगर पायरुवेट की इन एरोबिक कंडीशन, पायरुवेट की इन एरोबिक कंडीशन, दैट मींस अबंडेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के अंदर दो फेट्स पॉसिबिलिटीज हैं। सबसे पहली जो फेट पॉसिबिलिटीज है, अगर एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है, देन दिस पायरुवेट विल गो फॉर फैटी एसिड सिंथेसिस। और इसीलिए आपके बदन पे चर्बी चढ़ती जाती है। जब आप खाना खाते जाते हो एंड यू डोंट वर्क आउट एंड यू डोंट मूव, आपकी बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एंड देन तो फिर वही पायरुवेट फर्दर फिर किस पे चला जाता है, फैटी एसिड सिंथेसिस पे चला जाता है। इससे जुड़ी हमने एक अच्छी सी वीडियो भी हमारे अपने चैनल पे बना के डाली भी है, और आप जाके उसको देखें, आपको उससे बहुत फायदा होगा फॉर श्योर। तो अल्टीमेटली आज जो हम बात करेंगे बच्चों, इस वीडियो लेक्चर के अंदर में हम बात करेंगे पायरुवेट का वो फेट जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जब एटीपी की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और ऑक्सीजन एबंडेंट में सप्लाई है,
तब ही पायरुवेट जो ग्लाइकोलाइसिस से फॉर्म हुआ था वो क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करेगा, क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करेगा। तो मेजर जो चीजें, जो मेजर मॉलिक्यूल जो क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करेगी वो क्या करेगी, पायरुवेट करेगी। और उसके लिए कंडीशंस क्या क्या होंगे, जब एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी और ऑक्सीजन एबंडेंस में होगा, ऑक्सीजन एबंडेंस में होगा। आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब इससे पहले कि हम क्रेब्स साइकिल के स्टेप्स को समझें, स्टेप्स को जाने, हम कुछ बेसिक जो भी चीजों को मैं आपको समझाना चाहता हूं कि पहला जो एक चीज है, जो इसमें पहला जो टर्म आ रहा है वो आ रहा है एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। आपको आपने अपने जूनियर क्लासेस में या अभी फिलहाल 9th-10th में भी आपने ये चीजों इन चीजों को पढ़ा जरूर होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है बच्चों कि ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाना। आपको पता है कैसे मूवमेंट होती है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे मूवमेंट होगी, ऊंचाई से नीचे की तरफ आएगा। जब आप नीचे से किसी चीज को ऊपर की तरफ ढकेलोगे या खींचोगे तो एनर्जी तो कंज्यूम होगी ना, एक्स्ट्रा एनर्जी तो लगेगी ना। सेम यही कंडीशन बच्चों सेल के अंदर होती है। तो सेल आपको कैसे पता चला, आपको पता है सेल के अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स होती हैं। आपको पता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर क्या होता है, एक लिविंग सेल का, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कि उनके अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स होती रहती हैं। आपने क्लास 10th में चैप्टर्स में इन चीजों को जरूर पढ़ा होगा। तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज द मेजर, है ना, सिग्निफिकेंस ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स कैसे पॉसिबल हुई है, दैट मीन्स वो ट्रांसपोर्टेशन कैसे पॉसिबल हो रही है, या तो वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो रही है या वो पैसिवली ट्रांसपोर्ट हो रही है। एक्टिवली का मतलब क्या होता है ना बच्चों, कि जब लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ले जाना पड़े, या फिर कि वहां जहां पर के मॉलिक्यूल्स को ट्रैवल कराने के लिए एनर्जी का कंजम्पशन हो, या एनर्जी डेराइव्ड एक रिएक्शन हो, या फिर कि वहां पर आपको ताकत लगे, एक्स्ट्रा फोर्स लगे एक जगह से दूसरी जगह पर मॉलिक्यूल को पहुंचाने में। दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी की कंजम्पशन हो रही है। ठीक है। सेलुलर मेम्ब्रेन्स, आपको पता है कि हमारे सेल के पास सेलुलर मेम्ब्रेन होती है। ऑर्गेनेलीज के बाहर भी एक मेम्ब्रेनस होती है, इवन यूकैरियोट्स के अंदर में, प्रोकैरियोट्स में ये चीजें लैक भी करती हैं। तो ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और बाकी सेल ऑर्गेनेलीज के बाहर मेम्ब्रेन की कमी होती है यूकैरियोट्स में। यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस तो आपको फॉर श्योर पता होगा। बिल्कुल बेसिकली आज हम इसको समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से हमें आज क्लियर करना है। तो आप देख रहे हैं कि जब सेल की जब बात की तो आपको पता था प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स है। प्रोकैरियोट्स में ऑब्वियसली आपको पता है कि ये ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। सेल जो सेलुलर ऑर्गेनेलीज होते हैं उनके बाहर भी मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तो लेकिन यूकैरियोट्स में यू कैन सी कि प्रॉपरली मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। सेल भी है ना हमारा पूरा मेम्ब्रेन से कवर्ड है। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रॉपरली है, सेल ऑर्गेनेलीज के बाहर मेम्ब्रेन है। तो ऑफकोर्स जब साइटोसोल से कुछ मॉलिक्यूल्स को, है ना, अगेंस्ट द ग्रेडियंट, अगर उसको किसी सेल ऑर्गेनेलीज में या न्यूक्लियस में एंटर करना है या कहीं पर भी मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है, ठीक है, तो उसको एक एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको एटीपी कंज्यूम होगा ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो सके। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द ग्रेडियंट इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड, एटीपी इज कंज्यूम्ड। अगर आप पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात कीजिएगा उसमें सिंपल होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है। बच्चों उसमें आप ऑस्मोसिस, आपने डिफ्यूजन पढ़ा होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर जाती है। आपने ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन कहां पढ़ा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके अंदर कोई जहन में कोई बात आ रही है कि कहां, जहां पर ऑस्मोसिस हो रहा था, जहां पर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ कुछ मूव हो रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपने पैसिव ट्रांसपोर्ट कहां पढ़ा है और कहां आप इन चीजों को देखते हैं। तो आई होप कि आपको एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट में फर्क पता चल गया। अभी आप इन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट का जो मैंने आपको बताया है, इसका इम्प्लीकेशन भी आप समझेंगे कि कैसे कि किसी एक मॉलिक्यूल को ना साइटोसोल से फिर जब माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री कराना था तो हमें एक्टिवली काम करना पड़ा, हमें एटीपी देनी पड़ी, तब जाकर के वो किसी कैरियर मॉलिक्यूल से फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो, और तब जाकर के कहीं क्रेब्स साइकिल हुई। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गई है बच्चों को। तो आप एक बार फटाफट से इस स्लाइड को आप ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए क्या हो रहा है। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस में ट्रांसपोर्टेशन जो हो रही है, इन्हीं पे टर्म आता है एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। और मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द लो कॉन्सेंट्रेशन टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन अगेंस्ट द ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट मीन्स अगेंस्ट नीचे से ऊपर जाना या फिर कि कम से ज्यादा की जगह पे जाना। तो यू नीड सम फोर्स, यू नीड सम एनर्जीज टू फुलफिल दैट। तो दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एंड द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन, ज्यादा से कम, ढलान से नीचे उतरते वक्त आपको एनर्जी नहीं लगानी पड़ती, अपने आप ग्रेविटी उस पर एक्ट कर रही होती है। लेकिन जब ऊपर चढ़ना होता है देन आपको एक्स्ट्रा फोर्स देना पड़ता है, क्योंकि आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना होता है। यहां पर किसके अगेंस्ट काम हो रहा है,
कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम हो रहा है, क्योंकि आप हमेशा से ये बात जानते हैं कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगी, ये नेचर है। बस इस नेचर के अगेंस्ट जाने के लिए वी नीड व्हाट, वी नीड एनर्जी, एंड द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट समझ में आ गया। फटाक से हम आगे की बात चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कोएंजाइम, जो आपको भी क्रेब्स साइकिल समझने में कई दफा इसका आपको जिक्र आएगा। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि कोएंजाइम एक नॉन प्रोटीन कंपाउंड होता है बच्चों, ये प्रोटीन नहीं होता है। ये एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये विटामिन होता है, विटामिन B3, B5, कई तरह के विटामिन होते हैं जो एज अ कोएंजाइम एक्ट करते हैं, ठीक है। और इनका जो एप्लीकेशन ये होता है ना बच्चों, कि ये एंजाइम से बाइंड करके फिर एंजाइम को कैटालाइज करते हैं, ठीक है। मेन ये इंडिविजुअली कोएंजाइम ना अकेले वर्क नहीं कर सकता। कोएंजाइम इंडिविजुअली जैसे अगर फ्रीली मूव करके कोई इंपैक्ट नहीं कर सकता, अनटिल एंड अनलेस इट विल बी ज्वाइनिंग टू एन एंजाइम, इट विल बी ज्वाइनिंग टू एन, आपको पता है ना एंजाइम, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट नॉट ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स, बट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ठीक है। एंजाइम का नाम ही जब आ रहा है तो उसका मतलब इसके अंदर प्रोटीन है। तो क्या करता है ना कि ये जाके उसमें बाइंड कर जाता है, ठीक है, एंजाइम के साथ बाइंड करता है। जब एंजाइम को एंजाइम से बाइंड कर जाएगी ना बच्चों, तो वो एक होलो एंजाइम बन जाएगी, और एक्टिवली यही होलो एंजाइम काम करता है ना। और जब एंजाइम अकेले काम करेगी तो वो एपो एंजाइम कहलाती है। लेकिन होलो एंजाइम कब काम करेगी, जब एंजाइम में को एंजाइम अटैच हो जाएगा, तो अब ये फाइनली होलो एंजाइम बनेगी, और यही होलो एंजाइम फिर फर्दर रिएक्शन में कैटालिसिस करे। एंजाइम का काम क्या होता है, एंजाइम को पार्टिसिपेट करना है रिएक्शन के अंदर। तो जब जब को एंजाइम्स के साथ बाइंड करते हैं तो ये कैटालाइजेस, एंजाइम की एक्टिविटी को कैटालाइज करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को कैटालाइज करते हैं, स्पीड अप करते हैं, स्लो डाउन करते हैं, जो भी इनका इंपैक्ट है, जो भी इनका इफेक्ट है। बस इतनी सी बात आपको जरूर ध्यान रखने की जरूरत है कि कोएंजाइम हम बेसिकली एक नॉन प्रोटीन कंपाउंड होता है जो कि एंजाइम से बाइंड कर रहा होता है। और ऐसा बच्चों पता है बच्चों, अभी जब आगे आप पढ़ेंगे ना, एक पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, सिट्रेट और अल्फा कीटोग्लिसरेट डिहाइड्रोजिनेज, तो कई जगह पर आप डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम देखोगे। अगर डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की बात करोगे ना बच्चों, तो ये बहुत सारे एंजाइम्स को मिला करके एक एंजाइम बनाया, और उसके साथ साथ कई तरह के कोएंजाइम भी इसके साथ काम कर रहे होते हैं। तो कलेक्टिवली ये कई सारे एंजाइम मिलकर के एक सिंगल एक्टिविटी करते हैं, जो कि डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी होती है। उस तरह के एंजाइम को हम डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम भी कहते हैं, जो कि ये रहा मौजूद आपके सामने, डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है बच्चों। तो डिहाइड्रोजिनेज बेसिकली मैं आपको बता दूं बच्चे कि ये एक मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है। बहुत सारे एंजाइम मिलकर के साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे होते हैं, और वर्क करते हुए इनकी हेल्प कौन करता है, इनको कैटालाइज कौन करता है, उनके अंदर को एंजाइम्स ऐड होते हैं। तो अल्टीमेटली ये सारे मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं। दैट टाइप ऑफ एक्टिविटी इज नोन एज डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी। और बच्चों देखिए, डिहाइड्रोजिनेज की खास बात होती है ना कि ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कैटालाइसिस करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एज द नेम सजेस्ट, जो यहां पर नाम सजेस्ट कर रहा है डिहाइड्रोजिनेज, दैट मींस क्या कर रहा है, ये हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है। दैट मींस ऑक्सीडेशन कर रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब यह है या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर हाइड्रोजन रिमूवल हो रहा है, देन क्या हो रहा है, यहां पे ऑक्सीडेशन होती चली जा रही। हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब जो हाइड्रोजन बचे रिमूव हुआ ना, वो कहीं ना कहीं और जाके तो बाइंड करेगा, और जहां बाइंड करेगा वो उस वाले मॉलिक्यूल को रिड्यूस कर देगा। तो बेसिकली डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी का यही है बच्चे कि ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कैटालाइज करता है और हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा होता है। अभी आगे जब आप पढ़ेंगे ना क्रेब्स साइकिल को, तब आप बहुत सारे डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स के बारे में भी आप देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे, ठीक है। जैसे मैं बता दूं कि कुछ एग्जांपल्स, कुछ नेम आपको बता दूं जो याद रखने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इनफैक्ट आपके एग्जाम में आ सकता है। सबसे मैं आपको बता दूं कि कुछ एंजाइम्स मैं आपको बताऊंगा, उन एंजाइम्स को आप जहन में जरूर रखिएगा अभी जब क्रेब्स साइकिल समझाऊंगा। हालांकि आप बस डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी अभी आप अच्छे से समझ जाइए कि इसमें रिडक्शन हो रही है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है। कहीं ऑक्सीडेशन होगी और कहीं रिडक्शन होगी, इसीलिए डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम में, इसलिए हम इसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रही है, ठीक है। और इसका अगर हम एंजाइमेटिक एक्टिविटी की बात करें तो बहुत सारे एंजाइम मिलकर के एक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम बनाते हैं, और इनके साथ बहुत सारे कोएंजाइम भी अटैच होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को कैटालाइज करते हैं, ठीक है। एक और टर्म बच्चा वो आएगा आपको अभी क्रेब्स साइकिल में, वो आएगा FADH2। आपने NADH पढ़ा, NADPH पढ़ा, आपको पता है NAD क्या होता है। NAD कोई एनर्जी प्लांट होता है, इसके एनर्जी नहीं होती, उसको एनर्जी कौन देता है, जो एडवांस, जो एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन उसके साथ जब ज्वाइन करती है ना बच्चे, तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करता है। और NAD+, और FAD+, ये तीनों के तीनों NAD+, NADP+ और FAD+,
ठीक है, ये तीनों के तीनों जो है एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर इस्तेमाल करते हैं। उन तीनों में कोई एनर्जी नहीं होती। कौन कौन की बात हो रही है यहां पर? NAD+ जो कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया में दिखेगा, NADP+ जो आपको क्लोरोप्लास्ट में दिखेगा, और FAD+ ये भी आपको माइटोकॉन्ड्रिया में दिखेगा। तो ये तीनों जो है ना, NAD+, NADP+ एंड FAD+, ये जो तीनों हैं ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर है बच्चे। इनके अंदर एनर्जी नहीं होती। इनको एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं ना बच्चे, इलेक्ट्रॉन को जब कैरी कर रहे होते हैं तब इनके अंदर एनर्जी आती है और ये रिड्यूस हो जाते हैं। फाइनली FADH2 बनता है जो कि एक एनर्जी ग्रेडियंट है, जो एक एनर्जी इंटरमीडिएट है। अभी आप समझिए कि FAD हम कहते किसको हैं। FAD क्या है? दीज आर ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉन कैरियर एंड इट्स फुल फॉर्म इज फैल्वीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। FAD क्या है भैया? फैल्वीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। और यही जो बच्चे जो डाइन्यूक्लियोटाइड है ना, यही फिर फाइनली रिड्यूस होकर के FADH2 बनाता है, जिसके बराबर 1.5 टाइम्स ऑफ ATP के बराबर एनर्जी होती है। इसलिए आप कह सकते हैं कि वन फैल्वीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड रिड्यूस्ड फैल्वीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल में, जिसमें रिडक्शन हो रही है ना, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो जो रिडक्शन हो रहा है मेरे बच्चों, उसमें कितनी एनर्जी होगी? 1.5 गुना, एक ATP से 1.5 गुना ज्यादा होगी। दैट मींस 1.5 ATP इज इक्वल्स टू 1 FADH2। और आपको मैंने पहले भी बताया था बच्चे कि एक NADH में कितने होते हैं? 2.5 टाइम्स ATP। दैट मींस 1 NADH इज इक्वल्स टू 2.5 ATP और 1 FADH इज इक्वल्स टू 1.5 ATP। और DPH वो कोई एनर्जी कैरी नहीं करता, वो बस एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जो आपने केल्विन साइकिल में पढ़ा था। आप नहीं अगर याद है तो फटाक से जाकर के उसको इस वीडियो के बाद देख जरूर लीजिएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चे? कोई इशू तो नहीं हो रहा ना? देखिए, कुछ मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जितना हो सके एकदम बेसिकली एक्सप्लेन करके आपको मैं समझाने की कोशिश करूं। कोई ऐसा टर्म जो आपको ना, आपको स्क्रैप साइकिल समझने में डिस्टर्बेंस क्रिएट करे, ऐसा कोई भी टर्म ना हो। आपने इन चीजों को याद करना है। और आप यकीन जाने बच्चे कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके लिए नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी NTSE इवन ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर आप 12वीं क्लास में भी हैं, आपको मैं बता दूं, अगर आप 12वीं क्लास में भी हैं तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। आपको मैं बता दूं, ये वीडियो लेक्चर आपको मैं बताऊं सबसे पहले तो KVPY मैंने आपको बताया, NTSE बताया, नीट के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, नीट के लिए तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, NTSE नीट के लिए तो सुपर इंपॉर्टेंट है, KVPY के लिए है। अगर आप क्लास 11th या 12th में है बच्चा, है ना, तो भी आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो आप ये वीडियो लेक्चर इतना एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसको समझने के लिए आपने क्या करना है कि हमारे पुराने वीडियोस को भी एक बार देख लेना है, फिर इस वीडियो पे आना है, ताकि आसानी से मेरे बच्चों को ये बातें समझ में आ जाए। तो यहां तक बात बच्चों समझ में आ गई है, बेसिक्स आपको क्लियर हो गया है। हमने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर लिया है कि अब हम समझ सकते हैं कि क्रेब्स साइकिल में बच्चा होगा क्या, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एक्चुअली हम अपने क्रेब्स साइकिल के ऊपर। इसको बच्चों ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है, क्रेब्स साइकिल भी कहा जाता है। और इसके जो फाउंडर थे, जिन्होंने इनको डिस्कवर किया, जिसको सबसे पहले डिटेक्ट किया, वो हैंस क्रेब थे। हैंस क्रेब, मैं बच्चों बताऊं आपको, हैंस क्रेब ना इनको नोबेल प्राइज भी मिला 1953 में। और इसी TCA साइकिल का जब उन्होंने इस्तेमाल किया था ना, जब ग्लूकोज के एनर्जी प्रोडक्शन में, है ना, कि ग्लूकोज से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो उसी के लिए ना हैंस क्रेब को 1953 में, है ना, नोबेल प्राइज भी मिला है। ये इतना इंपॉर्टेंट ये साइकिल है, आप इसलिए इस साइकिल का को आपको जानना बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं हम अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड क्रेब्स साइकिल, ठीक है। अब देख लीजिए बच्चा, आपको मैंने क्या बताया था बच्चे कि पहले जब अगर ऑक्सीजन एबंडेंट है, ये TCA साइकिल होने के लिए सबसे जरूरी मेन रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, इससे सवाल आते हैं। नीट में भी सवाल आया है इस तरह से। मैं आपको बता दूं कि TCA साइकिल के लिए एबंडेंसी के लिए क्या क्या जरूरत है। सबसे पहले तो एबंडेंसी ऑफ ऑक्सीजन आपने चाहिए सेल के अंदर, दैट मींस माइटोकॉन्ड्रिया तक ऑक्सीजन पहुंचेगा प्रॉपर्ली, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस है कि बॉडी में ATP की रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए, बॉडी में सेल को ATP की रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए, तभी जाकर के ये TCA साइकिल होगा, ठीक है। और अभी आप जब कि इसके बाद एक और चीजें आएगी जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। अल्टीमेटली उसके बाद जितने ATP जनरेट होंगे तो हमारा एक एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होगा। अभी हम अपने माइलस्टोन नंबर 2 पर हैं। माइलस्टोन नंबर 1 हमने ग्लाइकोलाइसिस कवर कर लिया, उससे पहले हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ के ग्लूकोज की फॉर्मेशन को समझ लिया था। उसके बाद हमने पहला माइलस्टोन हमारा ग्लाइकोलाइसिस हमने समझ लिया, इसमें से 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स को तोड़ करके 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स बना दिए गए थे।
अब हमारा जो फिलहाल चल रहा है वो सेकंड माइलस्टोन, जिसको कि हम ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड साइकिल कहते हैं, जिसको हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दी एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है बच्चा, तो इसको मैं आपको बता दूं कि टीसीए साइकिल इज एन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन। अभी डीकार्बोजाइलेशन क्यों कहा मैंने आपसे, देखिएगा कार्बन रिमूव होगी यहां से। अभी आप देखते जाएंगे जैसे जैसे आप टीसी साइकिल पढ़ेंगे ना, मैं आपको जब स्टेप समझाऊंगा बच्चे, तो आपको पता चलेगा यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है, मतलब 6 कार्बन से 5 हो गया, 5 से 4 हो गया, तो यहां पर कार्बन रिमूव हो रही है। कार्बन किस फॉर्म पे रिमूव होगी, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म पे रिमूव होगी। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में डीकार्बोजाइलेशन, दैट मींस कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल पायरुवेट से निकाल करके अल्टीमेटली किस चीज के लिए, एटीपी बनाने के लिए। ठीक है, और इसका फाइनली इस्तेमाल कहां होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जहां से एटीपी बनेगी। तो अगर आपसे टीसीए साइकिल की एक छोटी सी डेफिनेशन पूछी जाए तो आप क्या बोलोगे, इट्स एन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन ऑफ पायरुवेट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपीज है ना, वो एटीपीज की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, ताकि फिर एनर्जी इंटरमीडिएट कहां बन सके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये बेसिकली क्या है बच्चा, ये है एक ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन ऑफ पायरुवेट। अभी आप समझेंगे, ये आप जो मैंने आपको सिर्फ अभी डेफिनेशन समझाया है, अभी जब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता चलूंगा ना टीसीए साइकिल, क्रेब्स साइकिल को, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहां पर एबंडेंसी होना ऑक्सीजन की बहुत जरूरी है, और एटीपी की रिक्वायरमेंट भी होनी बहुत जरूरी है। चलिए फटाक से जब ये साइकिल चलेगा तो उससे पहले हमारे कुछ रॉ मटेरियल्स हमें चाहिए होंगे, तो वो आप देख लीजिए। हमारे पास सबसे पहले तो हमें एक एसिटाइल कोएंजाइम चाहिए। अभी ये एसिटाइल कोएंजाइम आप समझेंगे कि ये एसिटाइल कोएंजाइम, ये नया टर्म कहां से आ गया है ना। अभी तक तो हमने पायरुवेट पढ़ा था, पायरुवेट के बाद हमने क्रेब्स साइकिल पढ़ना शुरू किया, लेकिन बीच में एक नया टर्म आ गया एसिटाइल कोएंजाइम में। अभी फौरन मैं आपको क्रेब्स साइकिल समझाने से पहले एसिटाइल कोएंजाइम का इंप्लीकेशन और ये कहां से आ गया इसको भी बताऊंगा। और क्रेब्स साइकिल के अंदर जो एक साइकिल बनेगी ना बच्चा, उस साइकिल के अंदर आपको 3 NAD+ चाहिए होगा, एक FAD+ चाहिए होगा, एक GDP, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट चाहिए होगा, और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स लगेंगे। अभी आप जैसे जैसे साइकिल को समझेंगे आपको समझ में आता चला जाएगा। देख लीजिए बच्चा, ये आप नोट कर लीजिए, ये आप याद कर लीजिए, क्योंकि यही साइकिल में इतने ही स्टेप्स आएंगे। सबसे पहला जो टर्म आएगा वो आएगा मिल करके सिट्रेट आइसोसिट्रेट, यही साइकिल चलेगी बच्चा। देखो सिट्रेट आइसोसिट्रेट, सिट्रेट आइसोसिट्रेट, अल्फा क्यूटोग्लिटरेट, सकिनाइल कोएंजाइम ए, सकिनेट, फ्यूमेरेट, मैलेट एंड ऑक्सोलोएसिटेट, यही साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, 1 से लेके 8, फिर 8 से पहुंचा 1, 1 से लेके 8, फिर 8 से पहुंचा 1, इस तरह से करके इस साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, 1 2, देखिए सबसे पहला टर्म होगा सिट्रेट आइसोसिट्रेट, अल्फा क्यूटोग्लिटरेट, सकिनाइल कोएंजाइम ए, सकिनेट, फ्यूमेरेट, मैलेट, ऑक्सोलोएसिटेट, और फिर ये ऑक्सोलोएसिटेट दोबारा से एसिटाइल कोएंजाइम में मिलेगा एंड फाइनली एसिसिट्रेट बनेगा। अब भी मैं आपको ये चीज समझाऊंगा, ये आप याद कर लीजिए, ये स्टेप्स हैं। सबसे पहला बच्चों इसको याद करने का एक सिंपल तरीका है, CIKSSFMO, CIKSSFMO, ये ऐसे आप याद करने की कोशिश कर सकते हैं। CIK चेन्नई सुपर किंग्स, ऐसे करके आप कर सकते हैं इसको, है ना, सनराइजर्स, इस तरह से SS कर सकते हैं, सोशल स्टडीज, FMO है ना, PMO FMO, इस तरह से करके आप इसको समझ सकते हैं। तो स्टेप्स ये याद रखने के लिए क्या हो जाएगा, C से सिट्रेट, I से आइसोसिट्रेट, K से अल्फा क्यूटोग्लिटरेट, S से सकिनाइल कोएंजाइम ए, S से सकिनेट, F से फ्यूमेरेट, M से मैलेट एंड O से ऑक्सोलोएसिटेट। फटाक से याद हो गया, CIKSSFMO, CIKSSFMO, सिट्रेट आइसोसिट्रेट, अल्फा क्यूटोग्लिटरेट, सकिनाइल कोएंजाइम ए, सकिनेट, फ्यूमेरेट, मैलेट एंड ऑक्सोलोएसिटेट। समझ आया, यही बच्चे स्टेप्स में आएगा, आप जरा ध्यान रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल जहन बनाए रखेंगे, CIKSSFMO, CIKSSFMO। चलिए अब आ जाते हैं हम हमारे अपने साइकिल के ऊपर। अभी देखिए बच्चा, सबसे पहले तो आपको मैंने क्या बताया था, ग्लाइकोलाइसिस में बना पायरुवेट था, ये नया टर्म एसिटाइल कोएंजाइम में आया कहां से। अब आप समझिएगा, यहां पर एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है बच्चे, जिसको कि हम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं। डिहाइड्रोजिनेज क्या होता है बच्चा, डिहाइड्रोजिनेज का मतलब है हाइड्रोजन को एक जगह से हटाना, दूसरी जगह लगाना। ठीक है, तो अब ये देखिए पायरुवेट से क्या हुआ बच्चे, देखिए पायरुवेट इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, आपको पता है ना 3 कार्बन मॉलिक्यूल, और ये बच्चे आपको 2 बार होगा, क्योंकि हमारे पास पायरुवेट 2 होंगे ना, एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट, ग्लाइकोलाइसिस से हमारे पास 2 पायरुवेट आएगा ना। तो एक पायरुवेट की जब मैं बात करूंगा, तो एक पायरुवेट व्हेन दिस विल अंडरगो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी, तो एक बच्चे क्या हो रहा है ना कि पायरुवेट तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, तो उसको अब ये एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, तो इसमें से 3 से बन गए ये 2,
एसिटाइल कोएंजाइम कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है बच्चा? ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। और यहां पर आप एक बात ध्यान रहे कि पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज में आपको पता है ना कि हाइड्रोजन ऐड करता है, ये एक जगह से हटाएगा दूसरी जगह ऐड करेगा, तो ये वाला हाइड्रोजन कहां ऐड कर देगा? ये NAD+ में ऐड कर देगा और इसको रिड्यूस करके एक NADH2 बना देगा, NADH बना देगा, विच इज एन एनर्जी इंटरमीडिएट। बात समझ में आई? आई नहीं आई? यहीं से एसिटाइल कोएंजाइम आएगा और एसिटाइल कोएंजाइम में फर्दर फिर सिट्रिक एसिड साइकिल में जाएगा या TCA साइकिल में जाएगा या क्रेब्स साइकिल में जाएगा। पहले आप ये समझ लीजिए कि पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम कैसे बना। पायरुवेट से एसिटाइल पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी से बना एक एंजाइम जो मैंने आपको बताया था, डिहाइड्रोजिनेज कि ना क्या कर रहा है, यहां पर डीकार्बोजाइलेशन हो रही है। दैट मींस पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जा रहा है, तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल से 2 कार्बन मॉलिक्यूल का एक एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया और साथ साथ जो हाइड्रोजन निकला था वो NAD+ को NADH में कन्वर्ट कर देगा। तो ये अभी साइटोसोल में ही हो रहा है। ये कहां हो रहा है? ये साइटोसोल में ही हो रहा है, ठीक है, ये साइटोसोल में हो रहा है। तो अब ये साइटोसोल से अब ये एसिटाइल कोएंजाइम कहां पहुंचेगा? अब पहुंचेगा ये माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पहुंचा? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, इनसाइड क्रिस्टे के अंदर, ल्यूमेन में नहीं, मैट्रिक्स में पहुंचा, ठीक है। मैट्रिक्स में यहां तक बात पहुंच गई। हमारा TCA साइकिल का रॉ मटेरियल रेडी है, हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम रेडी है, ठीक है। और इनसाइड द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया हमारा ऑक्सलो एसीटेट भी बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है कि जैसे ही एसिटाइल कोएंजाइम ए आएगा हम इसके साथ एंजाइमेटिक बाइंडिंग करेंगे और सिट्रेट बनाएंगे। पहला जो पहला आउटपुट ऑफ द TCA साइकिल इज व्हाट? इट इज सिट्रेट। तो जैसे ही साइटोसोल से होते हुए, बाहर से होते हुए एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल है बच्चा, जो कि ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल है ना, ये इस ऑक्सलो एसीटेट जिसके पास 4 कार्बन मॉलिक्यूल है, OAA, आपने इसको केल्विन साइकिल में भी कई दफा पढ़ा है। तो इनके साथ जब ये एंजाइमेटिकली बाइंड करता है ना बच्चों, एसिटाइल कोएंजाइम ए जब ऑक्सलो एसीटेट के साथ बाइंड करेगा और उसके बीच एक एंजाइम लगेगी जो इसको कैटेलाइज करेगी, है ना, जो कि सिट्रेट सिंथेज है, जो आप याद रख लीजिए, अगर नहीं भी याद है तो डजंट मैटर्स, ठीक है। सिट्रेट सिंथेज, CS, केंद्र सचिवालय, सिट्रेट सिंथेज, ठीक है। ऑक्सलो एसीटेट से ये फिर ये सिट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहला जो बनने वाली जो चीज है इन अ TCA साइकिल इज सिट्रेट, विच इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल। एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन वाला था, ऑक्सलो एसीटेट 4 कार्बन वाला था, दोनों मिलके क्या बने? 6 कार्बन के सिट्रेट। बात समझ आई? बात समझ आई या नहीं आई? बिल्कुल आ गई है। अब देख लीजिए जरा, यहां से फिर से समझिए, ऑक्सलो एसीटेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए मिला और एक कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम बाहर आ गया, ठीक है। कोएंजाइम SH बाहर चली आ गई और ये एसिटाइल और ऑक्सलो एसीटेट मिल करके क्या बन गए? क्या बन गए? सिट्रेट बन गए। पहला चीज सिट्रेट बना। पहला स्टेप क्या था? एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस ऑक्सलो एसीटेट, तो पहला क्या बना? सिट्रेट। अब नेक्स्ट जो बच्चे क्या होता है ना बच्चे, यहां देखिएगा, नेक्स्ट में क्या होता है ना कि सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बनता है। क्या बनता है? सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बना। और ये 2 नंबर पे जो एंजाइम लग रहा है ना बच्चों, इसको एकोनिटेज कहते हैं। क्या कहते हैं? एकोनिटेज। लिख लीजिए कॉपी पे आप, यहां पर सिट्रेट सिंथेज लगा था और यहां पर दूसरे नंबर पर एकोनिटेज लग रहा है। तो सिट्रेट से अब ये आइसोसिट्रेट बन गई है, ठीक है। यहां तक बात, अब यहां तक तो बात चल रही थी। अब यहां से बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि जैसे ही आइसोसिट्रेट बनी, जो कि अभी भी 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, अभी भी कितने कार्बन मॉलिक्यूल है आइसोसिट्रेट? 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब यहां पर ना बच्चे फिर से एक डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी लगेगी। आप बच्चों ध्यान दीजिएगा, जहां जहां पे बच्चे एंजाइमेटिक ऐसी डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी लगेगी ना, तो एक हाइड्रोजन रिलीज होगा, हाइड्रोजन को रिमूव होगा और वो हाइड्रोजन NAD+ को जाकर के रिड्यूस कर देगा और NADH बन जाएगा। हमेशा याद रखिएगा। तो ये आइसोसिट्रेट से अल्फा क्यूटोग्लिटरेट के बीच में कौन सा लग रहा है? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, है ना, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी यहां पे फिर से लगेगी और एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। अब चूंकि ये 6 कार्बन था, एक कार्बन निकल गया, तो ये अल्फा क्यूटोग्लिटरेट जो बना है ना बच्चा, जो अल्फा CIK का जो K जो है, ये 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है। कितने कार्बन का है? क्योंकि एक कार्बन तो निकल गया, निकला नहीं निकला, और डिहाइड्रोजिनेज की एक्टिविटी की वजह से एक NADH भी बना। समझ आया यहां पर? तो अल्फा कीटोग्लूटरेट आपका बनके तैयार हो गया, ठीक है। अब इसके बाद चौथा स्टेप देखिए क्या होता है कि अल्फा क्यूटोग्लिटरेट जो कि 5 कार्बन मॉलिक्यूल था ना बच्चा, ये दोबारा से डीकार्बोजाइलेशन होगा इसके अंदर। दैट मींस एक कार्बन डाइऑक्साइड और निकलेगा इसके अंदर, और इसके साथ साथ एक डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी भी होगी। यहां पे देखिए एंजाइम का नाम भी लिखा होगा, अल्फा क्यूटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज।
है ना, अल्फा कीटोग्लिटरेट और सकिनाइल कोएंजाइम के बीच में बच्चा एक और डिहाइड्रोजनेज एक्टिविटी काम करेगी जो कि हाइड्रोजन को रिलीज करेगी और वही वाला हाइड्रोजन इस NAD+ को रिड्यूस करके NADH2 बना लेगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है? ध्यान आ रहा है? अल्फा कीटोग्लिटरेट से क्या बन रहा है? सकिनाइल कोएंजाइम। क्या बन रहा है? सकिनाइल कोएंजाइम। याद रहे सर, ठीक है। तो अब तक हमारे सिट्रिक एसिड साइकिल में एक NADH बन के तैयार, दूसरा NADH बन के तैयार, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, मतलब 6 कार्बन से सकिनाइल कोएंजाइम तक आते आते हमारे पास अब 4 कार्बन के ही मॉलिक्यूल बचे हैं। कितने कार्बन के मॉलिक्यूल बचा है बच्चा? 4 कार्बन का मॉलिक्यूल बचा है। और अब तक हमने 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करा दिया, इसीलिए 6 से 4 हुआ और 2 NADH बना, 2 NADH बना, क्योंकि दोनों जगह डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी हो रही है। अभी जस्ट बताया था डिहाइड्रोजिनेज में हाइड्रोजन को हटाया जाता है और कहीं ना कहीं लगाया जाता है। तो जहां से हटा वहां वो ऑक्सीडाइज हुआ और जिस पे लगा, जैसे NAD+ पे लगा तो NADH रिड्यूस हो गया। अब ये एनर्जी इंटरमीडिएट बनके तैयार हो चुका है। ठीक है, अब यहां से फिर फाइनली हम 4 कार्बन मॉलिक्यूल पर हम आ गए हैं, सकिनाइल कोएंजाइम A। बच्चे अब यहां से सकिनाइल कोएंजाइम से फिर जब सकिनेट पे बढ़ रहे हैं ना बच्चा, देखो सकिनाइल कोएंजाइम से जब हम सकिनेट पे बढ़ रहे हैं तो यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेप हो रहा है। इस स्टेप का नाम है बच्चा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अभी मैंने आपको रॉ मटेरियल्स में क्या बताया था बच्चा? एक इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फॉस्फेट बताया था ना, एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल भी आपको रिक्वायर बोली थी। यही फॉस्फेट जो मॉलिक्यूल है ना बच्चा, ये क्या करेगा? गुआनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ एक फॉस्फेट ऐड होकर के फाइनली GTP बनेगा और अल्टीमेटली इसी GTP से फिर ATP बन जाएगा। और GTP ATP दोनों समझिए कजन ब्रदर हैं, सेम एनर्जी कंटेन करते हैं। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ कन्वर्ट हो जाएंगे। बट ये जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है बच्चा कि सकिनाइल कोएंजाइम A से सकिनेट SS के, देखिए हमेशा याद रहे, देखिए यहां पे मैंने आपको क्या बताया ना, इन SS के बीच में CIK SSFMO में SS के बीच में ना सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होते हैं। SS है तो S से याद रखिएगा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन SS के बीच में हो रही है। क्या हो रही है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रही है SS के बीच में। दैट मींस सकिनाइल कोएंजाइम A और सकिनेट के बीच में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रही है और आपको क्या मिल रहा है? GTP मिल रहा है। क्या मिल रहा है बच्चा? GTP मिल रहा है। ठीक है, यहां देखिए अल्टीमेटली GDP से क्या बना, क्या हुआ? एक GDP से फिर ये फाइनली ADP से ATP बना, तो अल्टीमेटली GTP और ADP बना। ठीक है, फिर यही GTP ट्राइफॉस्फेट था, फिर ये एक लूज कर जाएगा और ये ADP को दे देगा, फाइनली ये ATP बना लेगा। अल्टीमेटली इन दोनों के पास सेम ही एनर्जी होता है। ठीक है, तो ये जो बच्चा जो स्टेप है ना सकिनाइल कोएंजाइम से सकिनेट तक का, ये जो हम कहते हैं इसको हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, जिसमें कि डायरेक्टली फॉस्फेट जाकर के है ना अपने सबस्ट्रेट से जुड़ जाता है और एक एनर्जी इंटरमीडिएट बना लेता है। दैट्स इट। यहां तक बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट आप बहुत इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट टर्म है हमारा बच्चे, वो हम कहते हैं सकिनेट से फ्यूमेरेट का बनना। देखिए सकिनेट था यहां पर बच्चा, सकिनेट से अब फ्यूमेरेट बना। ये भी 4 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये भी 4 कार्बन मॉलिक्यूल है, ध्यान रहे। तो दोनों 4 कार्बन के मॉलिक्यूल है। यहां पर दोबारा से डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी हो रही है, सकिनिक डिहाइड्रोजिनेज, दोबारा से एक डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी हो रही है। तो यहां पर फिर से एक हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। आपको पता है ना डिहाइड्रोजनेशन में हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है, तो वो हटेगा तो कहीं ना कहीं तो जाके जुड़ेगा, तो ये FAD में जाके जुड़ गया, तो क्या बन गया? FADH2। अब ये FAD आपको मैंने बताया ना कि एक इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को कैरी कर लेगा और रिड्यूस हो जाएगा। फाइनली क्या बनाएगा? FADH2 विच इज एन एनर्जी इंटरमीडिएट विच विल पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आई होप यहां तक बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, तो सकिनेट से अब हम फ्यूमेरेट तक पहुंच चुके हैं। सकिनेट और फ्यूमेरेट के बीच में ही एक और डिहाइड्रोजनेज एक्टिविटी हो रही है, जिसकी वजह से FADH2 बन रहा है। तो अब तक हमारे पास एक NADH बन गया, दूसरा NADH बन गया, तीसरा एक ATP या GTP बन गया, चौथा हमारे पास एक FADH2 बन गया। दैट मीन्स 2 NADH बना, एक GTP बना और एक FADH2 बना। फाइनली ये जो फ्यूमेरेट है ना बच्चा, ये जो फ्यूमेरेट है ना, ये फ्यूमेरेज एंजाइम से है ना मैलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्यूमेरेट भी 4 कार्बन, मैलेट भी 4 कार्बन। ठीक है, अब इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल लगा है। यहां पर देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर पानी लग रही है इसको। ठीक है, तो अब फ्यूमेरेट से क्या हो रहा है, ये मैलेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। क्या हो रहा है? मैलेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो फाइनली मैलेट से ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट होगा। यहां पर फिर एक डिहाइड्रोजनेज एक्टिविटी, जहां पर आप देखिए कुछ नया फॉर्म हो रहा है,
है ना, जहां पर रिडक्शन हो रही है, देखिए यहां पर H नहीं था, H आ गया, रिडक्शन हुआ। यहां पर H नहीं था, एक H आ गया, रिडक्शन हुआ। यहां पर H नहीं था, एक H आया, रिडक्शन हुआ। यहां पर H नहीं था, एक H आया, रिडक्शन हुआ। यहां पर एक फॉस्फेट नहीं था, एक फॉस्फेट आया और ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ। तो जहां जहां पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है ना बच्चा, जहां जहां पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, आप देखते रहिए ध्यान से। अब इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है ना, सिर्फ यहीं पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। दैट मींस जहां जहां पर आप NAD फॉर्म हो रहा है, वहीं वहीं पर डिहाइड्रोजनेज एक्टिविटी भी काम कर रही है। समझ में आ रहा है बच्चा को? तो यहां पर भी एक डिहाइड्रोजनेज एक्टिविटी होगी, यहां भी डिहाइड्रोजनेज एक्टिविटी होगी, यहां भी डिहाइड्रोजनेज और यहां भी डिहाइड्रोजनेज। तो मतलब टोटल कितने डिहाइड्रोजनेज हो जाएंगे? 1 2 3 और 4 डिहाइड्रोजनेज एक्टिविटी लग जाएंगी। देखिए समझ आ रहा है कितना बढ़िया है। जहां जहां पर डिहाइड्रोजनेज होगी वहां वहां पर एनर्जी की फॉर्मेशन, एनर्जी इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं यहां पर, ठीक है। लेकिन इस वाले केस में सक्किनाइल कोएंजाइम से सक्किनेट के बीच में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा है बच्चा। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में डायरेक्ट एनर्जी का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट की वजह से हो रहा है ना, यहाँ पर है ना, एक इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन जिसको मिला तो उसको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन भी मिल गया, तो साथ साथ ये FADH2 बना लिया। तो ये इलेक्ट्रॉन, तो ये बेसिकली आप इसको, ये जो है बच्चा, ये एक सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन कहलाता है। और अल्टीमेटली इन सारे पे डिहाइड्रोजनेज एक्टिविटी की वजह से ये सारे के सारे रिड्यूस होकर के एनर्जी इंटरमीडिएट्स बना रहे हैं जो NADH है। दैट मींस टोटल इस क्रेब साइकिल में, सिट्रिक एसिड साइकिल में या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो कि इसके अंदर एक NADH, 2 NADH और 3 NADH, 3 NADH बन के रेडी हुई, एक FADH2 बन के रेडी हुआ और एक GTP या फाइनली ATP प्रोड्यूस हुआ। यहां तक बात समझ में आई है या नहीं आई है? अगर आ गई है तो प्लीज इसको कहीं नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा और ये जरूर याद रहे आपको बच्चा, CIK SSFMO, CIK SSFMO, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन किन के बीच होती है? ये SS के बीच में, सक्किनाइल कोएंजाइम है और सक्किनेट के बीच में। समझ आया? आई होप के बच्चों को शायद समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए यहां तक बात समझ में आ गई, हमने सिट्रिक एसिड साइकिल समझ लिया। एक बार फिर से देख लीजिए बच्चा क्या हो रहा है। सबसे पहले ये जो पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम A बन रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर हो रहा है, ये मैट्रिक्स में हो रहा है। ये जो सिट्रिक एसिड साइकिल है बच्चा, जो TCA साइकिल है, ये बिल्कुल और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रहा है, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एसिटाइल कोएंजाइम के साथ 4 और 2 6 कार्बन का सिट्रेट, फिर आइसोसिट्रेट, फिर यहां पर एक डिहाइड्रोजनेज एक्टिविटी होगी, एक एनर्जी इंटरमीडिएट फॉर्म होगा NADH, फिर अल्फा क्यूटोग्लिटरेट, फिर बना क्या बना, एक दोबारा NADH बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिलीज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिलीज हुआ, डीकार्बोजाइलेशन भी हुई यहां पर, ठीक है। तो जब से ये 6 था फिर 5 बना, 5 से 4 बना और अब 4 ही कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। अब देख रहे कहीं और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल रहा ना, कहीं और नहीं निकल रहा। और एक देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे भी निकला था। सबसे पहले 3 से बने 2, 2 से और बने 4, 6 से बने 5, 5 से बने 4 और 4 कंटिन्यू हो गए। और फिर यही दोबारा से पायरुवेट दोबारा आएगा, फिर एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा, फिर ऑक्सोलोएसिडेट के साथ मिलेगा और इस तरह से ये साइकिल बार बार रन करती चली जाएगी। और आपको बता दूं एक बहुत बढ़िया सा फन फैक्ट, आपको पहली बार जो TCA साइकिल स्टडी या डिटेक्ट की गई थी ना, वो पिजन मसल सेल में की गई थी और उसको हैंस क्रेब ने किया था। और फाइनली इस चीज के लिए फर्दर इन 1953 कि इसी की TCA की एप्लीकेशन से जब उन्होंने ग्लूकोज से एनर्जी की प्रोडक्शन को डिस्कवर करा, फाइंड आउट करा, तो इसी के लिए उन्हें 1953 में नोबेल प्राइज भी मिला है। तो आप नोबेल प्राइज विनिंग ये चीजें जो नोबेल प्राइज जिताई थी वो चीजों को आप पढ़ रहे हो, तो इसको इस इंटेंशन से, इस लर्निंग मेथड से पढ़ो, ताकि ये, क्योंकि बच्चे ये जो आप पढ़ रहे हो ना बच्चा, अगर आपने आगे बायोलॉजी का एज ए कैरियर रखा तो यकीन जानिए ये ग्लाइकोलाइसिस, ये TCA साइकिल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आप चाहे मेडिकल एंट्रेंस में होगे, चाहे आप रिसर्च करोगे, चाहे आप बेसिक स्टडीज करोगे, बेसिक साइंसेस पढ़ोगे, हर जगह आपको ये चीजें, ग्लाइकोलाइसिस है ना, एयरोबिक रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस, TCA साइकिल, और अगली वीडियो में जो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, पीछा नहीं छोड़ने वाला। इसीलिए बेहतर है बच्चा यहीं पे समझ लो, यहीं पे समझ लोगे, आगे समझने में इतनी परेशानी नहीं होगी, आगे फिर नई चीजों को समझोगे। समझ में आ रहा है? इसीलिए यहीं पे याद कर लो कि बेसिकली यहां पर हो क्या रहा है, डिहाइड्रोजनेज एक्टिविटी क्या कर रही है। जहां जहां पर डिहाइड्रोजनेज एक्टिविटी लग रही है वहां एनर्जी का इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है। डिहाइड्रोजनेज एक्टिविटी का मसला ही यही होता है कि वो हाइड्रोजन को रिलीज करेगा और वही क्या करेगा, फिर रिड्यूस करेगा हमारे NAD प्लस को, FAD को, है ना, ताकि फिर वो एनर्जी इंटरमीडिएट बना सके। यहां तक बात समझ में आ गई है? क्लियर है कॉन्सेप्ट बिल्कुल? फाइनली, एंड प्लीज डू यार, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल यार, एंड वी आर वर्किंग हार्ड ऑन दिस चैनल यार। आप इसको फैलाइए, आप लोगों तक पहुंचाइए, वो लोग जिनको एक्चुअली जरूरत है बच्चे,
है ना, कि जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो आप उनको हेल्प कर सकते हैं, आप उनकी तरफ उसको बढ़ा सकते हैं। हमसे किसी का भला हो जाए, कि दिस इज आवर मेन इंटेंशन। वी आर बेस, हमारा जो मेन इंटेंशन है इस वीडियो पर, हम आपके लिए वीडियोस बनाने का, ताकि वी कैन प्रोवाइड यू द बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। कि मैं कोशिश करता हूं कि, है ना, हमारा मकसद सिर्फ आपको पढ़ाना या कोई चीज बता देना नहीं होता है, आपके अंदर एक उत्सुकता पैदा करना, ये एक टीचर का एक असल काम होता है। आपके अंदर ये उत्सुकता आ जाए कि ये आखिर ये हो कैसे रहा, आगे इसके बाद क्या होगा। ये उत्सुकता ना बच्चों, ये एक जननी होती है। एक जगह मैंने देखा है कि नॉलेज इज पावर एंड सो लर्निंग इज सुपर पावर एंड बीइंग क्यूरियस इज लाइक यू आर गॉड, यू आर योडा। तो ऑलवेज बी क्यूरियस। तो मेरा जो मकसद है बच्चों, जो हमारी पूरी टीम वेद साइंस का जो मकसद है, आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी को जगाना है, आपको एक लालच सा जगाना है कि ये आखिर कैसे हो रहा है, कहां हो रहा है। एक जानने की इच्छा आपके अंदर जब जग जाएगी ना बच्चों, तो बच्चों फिर ये पढ़ाई करो, ये करो, वो सब आप खुद करोगे। एक जानने की इच्छा है, जब आप क्यूरियस हो गए ना किसी चीज को लेकर के, ऑटोमेटिकली आप इसके वर्क करोगे। तो हमारा जो प्राइम इंटेंशन है बच्चा, वो ये है कि हम आपको कुछ लर्न कराते के साथ साथ एक क्यूरियोसिटी आपके अंदर डेवलप कराएं, ठीक है, ताकि आप फर्दर आने वाली चीजों को आप उसको समझ सकें, आप उसको जानने की इच्छा रखें। जब जो चीजें इच्छा रहेगी तो आप अच्छे से जान भी लोगे। अब आप क्रेब्स साइकिल समझ गए बच्चों, जो कहां हो रहा है, एक माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। अब आप देखिएगा, आप मुझे एक बात बताइए कि ये कौन कौन से मसल सेल्स में हो सकता है। मसल सेल्स में आपको मिल सकता है, कार्डियक सेल में आपको लगता है कि जहां जहां पर एनर्जी की बहुत ज्यादा डिमांड होगी, वहां वहां क्रेब्स साइकिल बहुत तेजी से चलेगा। तो इस तरह से आप सोचिए, अपने दिमाग में लाइए कि क्या लगता है आपको कि मसल सेल्स में, या फिर सबसे पहली बार मसल सेल्स में ही कैसे डिटेक्ट हुआ क्रेब्स साइकिल, क्योंकि वहीं पर तो रिक्वायरमेंट थी। तीसरी चीजें, आप स्पर्म सेल को देखोगे, स्पर्म सेल जो होते हैं वो बहुत तेजी से मूव कर रहे होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वहां पे मल्टीपल बहुत स्पीड से क्रेब्स साइकिल चल रही होती है। इस तरह से कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करिए कि आप पहले पता लगाइए कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट इंटेंसिटी में क्रेब्स साइकिल आपकी बॉडी में कहां पर हो रहा होगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो सबसे अब हम आ जाते हैं, अब जब चूंकि हमारा क्रेब्स साइकिल कंप्लीट हो गया है, तो अब हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या इससे बनाया। आपने देखा कि 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स, क्रेब्स साइकिल, सिर्फ टीसीए साइकिल की बात हो रही है बच्चा, ये टीसीए साइकिल की बात हो रही है, इस वाले साइकिल की बात हो रही है, सिट्रिक एसिड साइकिल की। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, 3 NADH का फॉर्मेशन हो रहा है, एक FADH का फॉर्मेशन, FADH2 का फॉर्मेशन और एक GTP और एक कोएंजाइम A, ठीक है। तो यहां तक बात हो रही है। GTP में आपको बता दूं कि ये एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का एक एग्जांपल है। इसमें एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट डायरेक्टली GDP जाके बाइंड करती है एंड फाइनली GTP बनाती है, और यही GTP बच्चा फिर अपना एक फॉस्फेट रिलीज करता है और ADP को जाके दे देता है, तो ADP फिर फाइनली ATP में कन्वर्ट हो जाती है। बच्चा को समझ में आया। अगर ATP के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेब्स साइकिल की टोटल हम एनालाइज करें, आउटपुट फाइंड आउट करें, तो पर पायरुवेट 10 ATP बन रही है। अब पायरुवेट तो 2 थे ना हमारे पास, ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां पायरुवेट तो हमारे पास 2 है ना बच्चा, एक पायरुवेट दूसरा पायरुवेट भी तो है, तो 2 सेम यही साइकिल दूसरे वाले पायरुवेट के लिए भी चलेगी। तो अल्टीमेटली आप देखिएगा 2 पायरुवेट जब होगा तो टोटल मिला के आपके पास एक सिंगल क्रेब्स साइकिल से 20 ATP के बराबर एनर्जी आपके पास रेडी हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। समझ आ गया बच्चा को? अच्छे से समझ में आया? अच्छे से समझ में आया। और एक चीज बच्चा और ध्यान से रखिएगा कि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है ना बच्चों, वो है हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। माइटोकॉन्ड्रिया से एक्चुअली जब ये NADH, FADH2, ATPs जो बन के रेडी हुई है ना बच्चों, इन सारी चीजों का इस्तेमाल अब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में देखेंगे, जो कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। हमारी नेक्स्ट लाइव वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और आप इस टॉपिक को पढ़ के भी आइएगा, ठीक है। करना क्या है कि आपने ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को अच्छे से रिवाइज करना है, साथ साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी एक बार पढ़ना है, फिर हम इसको यहां पर डिस्कस करेंगे, और फिर आप जाकर के इस वीडियो लेक्चर के बाद फटाक से आप पढ़ लीजिएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को। आप अल्टीमेटली बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। और यकीन जानिए कि ये वाला जो वीडियो लेक्चर है, ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन हम पढ़ रहे हैं, ये एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है। आपको ये चीजें अभी ही समझना बहुत जरूरी है, इसलिए इसको अभी वक्त है, इसको अच्छे से समझ जाइए, आगे आपके लिए बहुत आसानी होगी, ठीक है। और बच्चा कि इसमें फन फैक्ट्स मैंने आपको क्या बताया कि पिजन सेल में सबसे पहले जो है ना, पिजन के मसल सेल्स में इसको फाइंड आउट किया गया था, और सबसे पहली बार जो ये साइकिल, जो क्रेब्स साइकिल 1937 में, बताइए कब इसकी खोज हो चुकी थी, और आज तक इसकी इंपैक्ट कितनी इंपॉर्टेंस है। आज जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक एनर्जी की डिमांड रहेगी, तब तक टीसीए साइकिल का नाम याद रहेगा, और तब तक आप क्रेब्स साइकिल पढ़ते रहेंगे। तो कुछ ऐसा कर गुजरे हैंस क्रेब, जो आज तक हमेशा उनका नाम लिया जाएगा, ठीक है। और इसी के लिए उनको इसी का एप्लीकेशन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज में फिर उनको 1953 में नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है। तो और एक बहुत अहम चीज बच्चा
कि आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए @वेदसाइंस। वहां पर हम आपको इस वीडियो लेक्चर के सारे जो पीपीटीज हैं उनकी पीडीएफ वर्जन आपको प्रोवाइड कराएंगे, हम पीवाईक्यूज आपको प्रोवाइड कराएंगे, हम आपको बेहतरीन स्नैपशॉट्स, बहुत इंफॉर्मेटिव चीजें हम आपको शेयर करेंगे। बहुत ज्यादा फायदा और बेनिफिट आपको वहां पर ज्वाइन करने के बाद होने वाला होता है। तो प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, दैट इज @वेदसाइंस। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अंटिल दिस। अगर आप लास्ट तक ये देख रहे हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जहां आपको लगता है कि इसकी जरूरत पहुंच सकती है या इससे आपको कोई भी बेनिफिट होता है तो प्लीज इसको शेयर जरूर करिएगा, और एक लाइक तो हम डिजर्व करते हैं। प्लीज डू गिव अस अ लाइक, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।